आज यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही कमाल का होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिस्टम का कोई भी फॉल्ट हो, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर डक्टेबल एयर कंडीशनर हो, कोई भी सिस्टम हो, आप कैसे फ़ॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़ॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है। इसको हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं कि फ़ॉल्ट को कैसे फाइंड करें, कि इसमें कौन सा फ़ॉल्ट है, सिस्टम में एयर कंडीशनर में कौन सा फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज सारे फ़ॉल्ट को मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैसे आप समझ सकते हैं। एयर कंडीशनर के सामने खड़े होकर के कैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। सीधा आपको पता चल जाएगा कि इसमें यही फ़ॉल्ट होगा। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, यहाँ पे मैं बैठे बैठे उनको बता देता हूँ कि ये फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। पता क्या रखना है, कैसे आप समझ पाएंगे कि इसमें सिस्टम में क्या फ़ॉल्ट है, एयर कंडीशनर में क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो रहा है। कैसे आप समझ पाएंगे? इस तरह से आप समझ पाएंगे। आपको सबसे पहले जानना होगा कि एयर कंडीशनर के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं, उसको आपको पहले समझना होगा। तभी आप किसी भी फॉल्ट को समझ पाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जा कर के देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। लंबा वीडियो है थोड़ा सा, लेकिन देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से क्या फ़ॉल्ट होता है। अब एक एक करके मैं फ़ॉल्ट की बात करूँगा। सबसे पहले कि उसके डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है। डिस्चार्ज लाइन पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले एक एक करके फ़ॉल्ट को बात करूंगा। डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है, इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या वजह है इसका वजह एक ही हो सकता है कि उसमें जब रेफ्रिजरेंट कम होता है सिस्टम में, तब डिस्चार्ज लाइन में आइस आता है। डिस्चार्ज लाइन में सिर्फ आप पहले ही समझ पाएंगे कि डिस्चार्ज लाइन पे जब आइस आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो उसमें गैस कम है, गैस का प्रेशर कम है उसमें। अगर आइस आ रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट उसमें कम है। तो गैस को जब चार्ज करेंगे ना, तो डिस्चार्ज लाइन का जो आइस है वो ख़त्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इस तरह से एक पहचान हो गया, पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है, तो सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो उसमें क्या फ़ॉल्ट है सक्शन लाइन पे। जब सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो उसमें आपको सीधा यही देखना है आपको। तब उसमें कई वजह हो सकते हैं। जब सक्शन लाइन पे आइस आएगा तो उसके एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकते हैं, कई फ़ॉल्ट हो सकते हैं उसमें। बारी बारी से आपको चेक करना होगा कि एक्चुअल में उसका फ़ॉल्ट क्या है। थोड़ा मैं टाइम देखता रहूं, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है ना, इसलिए मैं टाइम देखता रहूं। तो अगर सक्शन लाइन में आइस आ रहा है तो आपको चेक करना है उसका इनडोर पे पहले जाना है, इनडोर में चेक करना है इनडोर का ब्लोअर चल रहा है कि नहीं। इंडोर का ब्लोअर अगर चल रहा होगा या फिर स्लो चल रहा होगा तो भी सक्शन लाइन पे आइस आएगा। ये ब्लोअर मोटर हो गया एक। अभी आपको चेक करना है कि फ़िल्टर साफ़ है कि नहीं। फ़िल्टर आपको चेक करना है, फ़िल्टर अगर साफ़ है, गंदा है तो उसे साफ़ करें। कूलिंग कॉइल आपको चेक करना है कि कूलिंग कॉइल गंदा है कि साफ़ है। अगर डस्टी है तो उसे साफ़ करें, फ़िल्टर भी साफ़ करें। और ब्लोअर आप चेक करें, ब्लोअर अगर गंदा होगा तो भी सक्शन लाइन पे आइस आता है। क्योंकि सक्शन लाइन पे बहुत ज़्यादा आइस नहीं आना चाहिए, केवल सक्शन लाइन चिल्ड होना चाहिए और उस पर नमी आनी चाहिए, आइस नहीं आनी चाहिए उस पर।
अगर आइस थोड़ा बहुत आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आइस, पूरे सक्शन लाइन पे बहुत ज़्यादा आइस, मोटा मोटा आइस नहीं जमना चाहिए। तो इंडोर का आप ब्लोअर भी चेक कर लें, कूलिंग कॉइल और फिल्टर भी चेक कर लें, साफ़ होना चाहिए पूरा। ये साफ़ हुआ। उसके बाद फिर भी अगर आइस आ रहा है तो आउटडोर का फ़ैन मोटर जो है ना, कंडेंसर फ़ैन मोटर, उसको भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कंडेंसर फ़ैन मोटर ना चल रहा हो। अगर नहीं चलता है तो भी ये दिक्कत आती है। उसके बाद ये तो हो गया। अभी इसके बाद ना आपको कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर का पंपिंग अगर डाउन रहेगा, पंपिंग अगर फेल रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम होती है। पंपिंग डाउन रहेगा, जैसे होता क्या है पंपिंग में, जब कंप्रेसर चल रहा होता है तो सक्शन के रास्ते से खींचना चाहिए और डिस्चार्ज के रास्ते से फेंकना चाहिए। इस तरह से उसका साइकिल होता है कि सक्शन के रास्ते से खींचता है रेफ्रिजरेंट, जो कूलिंग कॉइल से, जो इंडोर से कूलिंग कॉइल से खींच लेता है, और डिस्चार्ज के रास्ते से फेंकता है, फिर वापस से कूलिंग कॉइल में जाता है। तो खींचना, जब सक्शन लाइन खींचता है तो उसी की जगह पे अगर पंपिंग डाउन रहेगा तो खींच नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसमें उतना दम ही नहीं है खींचने का, क्योंकि उसका स्लिप होता है ना, कट जाता है। स्लिप शायद आप समझ ना पाएँ। अगर आप उसका पिस्टन का काम किए हैं, पिस्टन का काम देखे हैं, चाहे पंपिंग सेट हो या फिर कंप्रेसर हो, पिस्टन क्या होता है, पिस्टन के अगल बगल में वो स्लिप होता है, जगह खाली होता है। तो जगह खाली होता है जहाँ पे पिस्टन चलता है इस तरह से, तो जब पिस्टन के अगल बगल में जगह बन जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पे, उसी को कहते हैं बोर करवाना। आप शायद बाइक आप बनवाए होंगे तो उसी को कहते हैं बोर करवाना। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर स्लिप डालते हैं, उसके जगह पे स्लिप डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब पिस्टन चलता है, पिस्टन इस तरह से चलता है तो जाम होके चलता है, तो फिर सक्शन के रास्ते से वापस रिटर्न नहीं फेंक पाता है गैस। लेकिन जब वही ख़राब होता है तो सक्शन के रास्ते से रिटर्न गैस फेंकने लगता है वापस। उसे खींचना चाहिए लेकिन खींचने की वजह वह फेंकने लगता है वापस। तो वहाँ पर क्या होता है, सक्शन लाइन पे आइस आता है उसकी वजह से। और वहाँ पर जब गेज लगा करके हम चेक करेंगे तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर लमसम सेम हो जाएगा, लमसम। पता नहीं चलेगा कि डिस्चार्ज और सक्शन इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों बता रहा है। जैसे अगर मानिए कि R22 रेफ्रिजरेंट है तो अगर उसमें 60 PSI उसका प्रेशर होता है, लेकिन वहाँ पर 110 PSI 100 PSI वहाँ पर प्रेशर बताएगा। वहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहीं पर तुरंत फाइंड कर पाएंगे कि आपको तुरंत वहीं पर क्लैम मीटर लगाना है। अगर मानिए 100 का प्रेशर है, 150, 110 का, 120 का प्रेशर है, तुरंत आपको वहीं पर क्लैम मीटर लगा देना है। क्लैम मीटर लगा करके एम्पियर चेक करना है कि आखिर इतना रेफ्रिजरेंट है, इतना प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, तो एम्पियर कितना ले रहा है। अगर 120 का प्रेशर है, 90, 100 का प्रेशर है, तो उसी हिसाब से तो एम्पियर भी 20-30 लेना चाहिए ना। इतना प्रेशर लेकर के कैसे चल पाएगा सिस्टम? इतना प्रेशर, सक्शन प्रेशर इतना आ जाएगा ना तो कंप्रेसर 1 मिनट भी क्या 30 सेकंड भी नहीं चलेगा, तुरंत ट्रिप हो जाएगा। लेकिन इतना लेकर के चलता है तो उसका पंपिंग डाउन होता है। एम्पियर जब आप चेक करेंगे ना तो वहाँ पर 2-3 के आसपास में एम्पियर बताएगा, तो समझ जाइए कि कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। इस तरह से सक्शन लाइन पे आइस आता है। बस यही सब कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं सक्शन लाइन पे आइस आने के। और एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है, चोक होती है, तो कैपिलरी ब्लॉक होती है तो भी सक्शन लाइन पे आइस आता है। यानी कि चोक का मतलब पूरा चोक नहीं, पूरा ब्लॉक नहीं। पूरा ब्लॉक होगा तो कंप्रेसर कितनी देर चलेगा? बहुत चलेगा, 30 सेकंड चलेगा या फिर 1 मिनट चलेगा कंप्रेसर। मतलब आधा ब्लॉक है, आधा रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर आइस आता है सक्शन लाइन पे। तो ये सारे जितने मैं फ़ाल्ट बताया हूँ, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो। अभी सक्शन लाइन पे आइसिंग का प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गया। कूलिंग कॉइल पे अगर वो डिस्चार्ज लाइन पे बताया था ना पहले, डिस्चार्ज लाइन पे जब आइस आता है तो डिस्चार्ज लाइन पे जब आइस आएगा तो उसी के साथ में सक्शन लाइन, उसी के साथ में क्या होगा कि कूलिंग कॉइल पे भी आइस आएगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस कम होता है, जैसे मैंने बताया कि गैस कम होगा तो डिस्चार्ज लाइन पे आइस आएगा। कभी कभी डिस्चार्ज लाइन पे आइस नहीं आता है बल्कि ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो आप कूलिंग कॉइल के ऊपर में देखेंगे तो वहाँ पर आइस जमेगा कूलिंग कॉइल के ऊपर। अब देखिए यहीं पर एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि मुझे याद आता जाता है, जितने भी कमेंट आते हैं ना, जब मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट को तो मुझे मेरे दिमाग में चलता रहता है वो कमेंट, वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो हमारे दोस्त ने पूछा है कि एयर कंडीशनर जब मैं ऑन करता हूँ तो उसमें से छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे फेंकता है इंडोर से, इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, इसे भी समझ लीजिए। इसी टॉपिक में आप समझ लीजिए इसको भी। उसमें होता है कि पहले आप सॉरी जस्ट मिनट, उसमें होता क्या है कि जब भी आप एयर कंडीशनर चला रहे होते हैं, 1 घंटा चलाए, 2 घंटा चलाए, 3 घंटा, 4, लंबा टाइम तक जब चलता है ना, 3-4 घंटे, 5 घंटे जब चलता है तो उसमें अगर गैस कम होता है या फिर फ़िल्टर ब्लॉक होता है या फिर कूलिंग कॉइल ब्लॉक होता है या फिर ब्लोअर में ब्लॉकेज होता है, ब्लोअर साफ़ नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि कूलिंग कॉइल में आइस जमता है। अब कूलिंग कॉइल में आइस कहाँ कहाँ जमता है? एक तो सामने की साइड में जमता है कूलिंग कॉइल में, एक ना पीछे की साइड में जमता है। दोनों तरफ आइस जमता है इस तरह से। सामने वाला आइस तो हम देखते हैं कि हाँ जमा हुआ है आइस। सामने वाला आइस जब मेल्ट हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि मेल्ट हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता। अंदर की साइड में मेल्ट नहीं हुआ रहता है, क्योंकि सामने क्या होता है, हवा लगता है उस पर, जल्दी मेल्ट हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर मिलता है, गर्मी मिलता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। लेकिन अंदर के साइड में मेल्ट नहीं होता है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मेल्ट नहीं होता है, वो आइस नहीं होता है। और उसके साथ में ना कभी कभी जब ये इस तरह से ब्लॉकेज होता है तो उसका जो ड्रेन में भी आइस भर जाता है। तो जब ये आइस जब भरे रहते हैं ना, तो मानिए कि आधा मेल्ट हुआ, लगभग 70% मेल्ट हो गया आइस, और 30% बाकी है या फिर 20% बाकी है, जो भी बाकी है तो मेल्ट हो रहा है। जब भी एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं ना, जब भी ऑन करते हैं तो वो जब हवा पाता है तो उसके वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगता है। कभी भी आप देखे होंगे आइस जब मेल्ट होता है, जब हवा पाता है, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का तापमान पाता है, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगता है आइस। तो वहाँ पर क्या होता है कि वही आइस जब मेल्ट होता है तो छोटा छोटा टुकड़ा बन करके नीचे गिरता है। अब नीचे गिरेगा, आइस कहाँ गिरेगा? ये तो जाहिर सी बात है, जब आइस मेल्ट होगा तो नीचे ही गिरेगा ना। तो नीचे जब गिरता है तो होता क्या है कि कभी कभी, जैसे मानिए कि अगर जो ड्रेन में वाटर कहाँ से टपकता है, जब कूलिंग कॉइल जो होता है, जो इस तरह से कूलिंग कॉइल होता है, इस तरह से, ठीक, कूलिंग कॉइल इस तरह से होता है, तो कूलिंग कॉइल में जितना वाटर बनता है, जितना पानी बनता है, वो नीचे यहाँ से निचले हिस्से से लेकर के वो गिरता है और सीधा उसके नीचे ऐसे ड्रेन लगा रहता है, इस तरह से ड्रेन लगा रहता है, इस तरह से। तो ये पानी जो गिरता है वो सीधा ड्रेन में गिरता है, लेकिन आइस जमा रहता है, पूरे कूलिंग कॉइल में आइस जमा रहेगा लंबा चौड़ा। तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड से अगर मेल्ट होगा तो ये जहाँ जगह पाएगा वहाँ गिर जाएगा आइस, टुकड़ा उसका जहाँ जगह पाएगा वहाँ गिर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ड्रेन से बाहर कभी कभी गिर जाता है। तो जब ड्रेन से बाहर गिरेगा तो सीधा ब्लोअर के पास आएगा और ब्लोअर उठा करके बाहर फेंक देगा। तो यही है, हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि हम जब एसी को ऑन करते हैं तो छोटा छोटा आइस का टुकड़ा बाहर फेंकता है, तो वहीं से फेंकता है। तो उसके लिए आप कूलिंग कॉइल को साफ़ करें, और ब्लोअर साफ़ करें, और ब्लोअर का स्पीड देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्लोअर मोटर है उसका स्पीड स्लो रहेगा तो भी आइस जमेगा कूलिंग कॉइल के ऊपर। आप इसको समझ लीजिए। और उसके बाद कूलिंग कॉइल साफ़ करना है और फ़िल्टर साफ़ करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और आपको रेफ्रिजरेंट चेक कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेफ्रिजरेंट कम है। रेफ्रिजरेंट कम होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। ये हो गया हमारा आइस जमने का काम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कंप्रेसर हमारा जो नहीं, अब देखिए ब्लोअर मोटर होता है ना, कभी कभी इंडोर का, स्प्लिट एसी की बात कर रहे हैं, इंडोर का ब्लोअर मोटर अगर नहीं चल रहा है तो उसे आप देखेंगे सिंपल सा है उसमें कि ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, या तो मोटर ख़राब है, या तो उसका कैपेसिटर ख़राब है, या फिर जो पीसीबी में लगा हुआ है जैक, वहाँ पर चेक करिए कि जैक आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकाल रहा है आउटपुट सप्लाई तो समझिए पीसीबी ख़राब है। आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है फिर भी मोटर नहीं चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि मोटर ख़राब है। मोटर की बेरिंग कभी कभी जाम हो जाती है तो मोटर नहीं चलता है। तो उसको आप चेक करिए, दोनों को फॉल्ट को आप समझ पाएंगे, देखेंगे तो समझ पाएंगे। पहले ये देखना चाहिए, जैसे मोटर नहीं चल रहा है तो आपको अपना दिमाग लगाना है उसमें कि आखिर मोटर क्यों नहीं चल रहा है। भाई सप्लाई आपको पता है, फिर मोटर क्यों नहीं चल रहा है आपको ये देखना है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है, उसकी सप्लाई कहाँ से है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप काम कर पाएंगे अच्छी तरह से कि आखिर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि उसकी सप्लाई, उसकी मेन सप्लाई, पहले ये चेक करना है कि उसकी मेन सप्लाई वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। अगर पहुँच रही है तो क्यों नहीं चल रहा है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो उसको आप डायरेक्ट स्टार्ट करके देखिए, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट हो रहा है तो उसको फेंक दीजिए, सिंपल सा। अगर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया तो आप पीछे आप चेक करिए कि कैपेसिटर वीक है या फिर वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम है, इसको चेक करिए। तो अगर मोटर नहीं चल रहा है तो मोटर को इस तरह से आप देखिए, आप समझ पाएंगे। मोटर में क्या होता है कि पीसीबी से निकलता है, एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है ब्लोअर मोटर, और एक मोटर लगा होता है, बस सिंपल सा वही होता है। कुछ मोटर ऐसे होते हैं डीसी मोटर लगे, कुछ डीसी मोटर होते हैं, कुछ मोटर होते हैं कि 220 पर को वर्क करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा मोटर है, आपको डीसी मोटर है या फिर आपका एसी मोटर है। अगर डीसी मोटर होगा तो वहाँ पर लिखा होगा VDC 24 वोल्ट, या फिर जितना भी वोल्ट का जो भी होता है वहाँ पर V जैसे लिखा होता है ना, AC वोल्ट, तो वहाँ पर लिखा होता है VDC, यानी कि वोल्टेज डीसी करंट वहाँ पर लिखा होता है, डीसी करंट। तो आप समझ पाएंगे कि ये डीसी करंट है। तो इस तरह से एक एक फॉल्ट को आपको फाइंड करना है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कैपेसिटर को चेक करिए और कंप्रेसर के टर्मिनल चेक करिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए आप। अगर कंप्रेसर ने, मोटर तो हो गया, अब कंप्रेसर की थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे। कंप्रेसर में 3 टर्मिनल में 3 सप्लाई दी जाती है, उसमें 2 सप्लाई दी जाती है, एक कॉमन में, एक रनिंग में, और स्टार्टिंग पॉइंट को शार्ट किया जाता है। चाहे कैपेसिटर के माध्यम से शार्ट करें या फिर इसको ड्राइवर से शार्ट करें, वो तो ऑटोमेटिक होने की वजह से उसमें ऑटोमेटिक काम करे, इसलिए कैपेसिटर में ही उसके दोनों पॉइंट में शार्ट किया जाता है ताकि कंप्रेसर को स्टार्ट करने के बाद वो कंप्रेसर रन करता रहे ऑटोमेटिक, वहाँ पर जाकर के मैनुअली स्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है जिससे स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट इस तरह से दी जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या करता है, कंप्रेसर को स्टार्ट करके छोड़ देता है, और रनिंग कैपेसिटर रनिंग के साथ में चलता रहता है। तो अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उसके तीनों पॉइंट को चेक करें कि क्या तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो बिल्कुल ख़राब है, कंप्रेसर काम नहीं करेगा, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कंप्रेसर चेक करके कैसे कंप्रेसर को चेंज किया जाता है। उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है और कैसे उसे चेंज किया जाता है, कैसे रेफ्रिजरेंट को चार्ज किया जाता है। उसमें कंप्लीट वीडियो मैं बना रखा हूँ। तो कंप्रेसर में अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो कंप्रेसर ख़राब है। अब वहाँ पर मानिए कंटिन्यूटी आ रही है तो कंप्रेसर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि कैपेसिटर आपका वीक होता है। कैपेसिटर वीक होगा तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, इसको समझिए। तो कैपेसिटर आप चेंज करिए, अगर कैपेसिटर ख़राब है तो कैपेसिटर चेंज करिए, कंप्रेसर ख़राब है तो कंप्रेसर चेंज करिए। इस तरह से आपको चेक करना होता है। अब मानिए कभी एक हमारे दोस्त ने पूछा था कि आउटडोर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है,
रिमोट से बंद करते हैं इंडोर में, इंडोर तो बंद हो जाता है लेकिन आउटडोर बंद नहीं होता है, आउटडोर लगातार चलता रहता है, कंप्रेसर उसका लगातार चलता रहता है। अब उसमें क्या फ़ाल्ट है, उसमें फ़ाल्ट यही होता है, इंडोर का जो पीसीबी है ना, उसमें ब्लैक कलर का एक रिले लगा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर का रिले लगा होता है। वह रिले क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है, उसमें 2 पॉइंट ऐसे टच होते हैं, एक बार टच होता है तो कंप्रेसर चलता है, छोड़ देता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। वो सिग्नल देता है सेंसर, सेंसर सिग्नल देता है पीसीबी को, पीसीबी उसको बंद करवा देता है कंप्रेसर को। तो रिले जब ख़राब होगा ना तो आउटडोर लगातार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, तो रिले आपको चेंज करना पड़ेगा। रिले को कैसे चेंज किया जाता है, पीसीबी कैसे रिपेयर की जाती है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके जाइए, देखिए वीडियो कि उसमें रिले कैसे चेंज किया जाता है, पीसीबी कैसे रिपेयर किया जाता है, पीसीबी कैसे चेक किया जाता है, सारे वीडियो मैं बना रखा हूँ। तो जाइए देखिए और सीखिए। तो इस तरह से फ़ाल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ये रहा स्प्लिट एसी का सभी फ़ाल्ट। अगर हो सकता है कुछ फ़ाल्ट मुझसे मिस रह गए हों, तो कौन सा फ़ाल्ट मिस रह गया है, आउटडोर का फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा है तो, आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, कभी कभी उसमें क्या होता है कि नहीं चल रहा होता, उसकी बेरिंग जाम हो जाती है। बेरिंग अगर जाम होती है तो उसके वजह से क्या होता है कि आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चलता है, तो उसके लिए बेरिंग आपको चेंज करना होता है। बेरिंग कैसे चेंज किया जाता है और कैसे मोटर को कैसे बाहर निकाला जाता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और बेरिंग कैसे चेंज किया जाता है, आप खुद ही बेरिंग अपने घर पे ही चेंज कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही वर्कशॉप में आप बेरिंग को चेंज कर लीजिए। आपको अलग से उसका फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, बेरिंग ख़रीद के लाइए, सस्ते में मिल जाएगा मार्केट में, और उसे बेरिंग को चेंज करिए। ये मैं टेक्नीशियन के लिए बता रहा हूँ, यूज़र के लिए नहीं, यूज़र ऐसा नहीं कर सकते हैं, यूज़र कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। तो टेक्नीशियन के लिए बता रहा हूँ कि अपने वर्कशॉप में बेरिंग लाइए, बेरिंग आप आसानी से चेक करिए। उसके लिए मैं नीचे वीडियो बना रखा हूँ कि बेरिंग कैसे चेंज किया जाता है, कंप्लीट वीडियो है, उस वीडियो को जाइए देखिए और सीखिए कि बेरिंग कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर नहीं चल रहा है तो बेरिंग चेंज करिए और उसको लगाइए, फिक्स करिए, मोटर चलने लगेगा। या तो अगर उसमें स्लो चल रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, अगर स्लो चल रहा है तो कैपेसिटर चेंज करिए, कैपेसिटर चेंज करना ही पड़ेगा अगर स्लो चल रहा है तो। एक तो होता है कि बेरिंग जाम होता है जिसकी वजह से स्लो चलता है, एक होता है कि अगर कैपेसिटर वीक होता है उसकी वजह से स्लो चलता है। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं, तो मोटर फिक्स हो जाएगा। या तो आप चेक करिए कि कहीं उसका वायर तो नहीं कहीं कटा है, अगर वायर कहीं कटा होगा या फिर कटा फिटा होगा या फिर थिम्बल लूज होगा, उसके वजह से भी नहीं चलता है मोटर। तो थिम्बल आप चेक कर लीजिए और उसका कैपेसिटर चेक कर लीजिए, इतना सा फॉल्ट होता है उसमें। अब इंडोर में क्या होता है, कभी कभी ना इंडोर आउटडोर को सप्लाई नहीं देता है, उसमें 2 सेंसर लगे होते हैं। अगर उस सेंसर में, दोनों सेंसर में अगर कोई भी सेंसर कट फिट जाता है तो आउटडोर को सप्लाई नहीं मिलेगी, वहाँ पर E4 या फिर E5 का वहाँ पर एरर आएगा। किसी अलग अलग एयर कंडीशनर में अलग अलग एरर आते हैं, मैं फिक्स नहीं बता सकता कि कौन से एयर कंडीशनर में कौन सा एरर आएगा। इसके लिए पर्सनल टारगेट करना पड़ेगा एक एयर कंडीशनर को। जैसे कभी किसी एयर कंडीशनर में E2 E1 आता है, किसी एयर कंडीशनर में E4 आ जाता है, किसी में E5 आ जाता है, तो अलग अलग एयर कंडीशनर में अलग अलग एरर आते हैं। अभी आपके नए एयर कंडीशनर जो आए हैं, इन्वर्टर एयर कंडीशनर CH01 CH02 इस तरह से, CH04 इस तरह से एरर आते हैं। तो अलग अलग एयर कंडीशनर में अलग अलग एरर आते हैं, फिक्स नहीं है। तो अगर सेंसर में प्रॉब्लम है, कट फिट जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि आउटडोर को सप्लाई नहीं देता है, आउटडोर स्टार्ट नहीं होता है और इंडोर में थोड़ी देर के बाद एरर आ जाता है। तो उसके लिए आप पीसीबी खोलें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंसर का जो जैक होता है पीसीबी में जो लगाया जाता है, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कार्बन आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काम नहीं करता है सेंसर।
तो उसको आप साफ़ करिए, साफ़ करके लगाइए। अगर कटा फिट गया है उसे चेक करिए, उसको सेंसर कैसे चेक की जाती है, उसकी वैल्यू कैसे चेक किया जाता है, सेंसर ख़राब है या फिर सही है, उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को जाइए देखिए और सीखिए सेंसर के ऊपर कि सेंसर कैसे चेक किया जाता है, कैसे फाइंड करें कि सेंसर ख़राब है या फिर सही है। तो उसे आप जा कर के अगर ख़राब है तो चेंज करिए या फिर साफ़ ऑफ करके आप उसे फिर से लगा दीजिए तो चलने लगेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, अगर कुछ फॉल्ट रह गया है, मिसिंग रह गया है मुझसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया बोलते बोलते ना, तो जब ज़्यादा टाइम बोलते हैं तो फिर समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं बहुत टाइम हो गया, कितना 25 मिनट लगातार मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया, कोई भी फॉल्ट अगर मिसिंग रह गया हो मुझसे, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये लंबा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। अगर लाइक मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल को देखिए, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किए हैं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक नहीं किए हैं। जब भी बेल आइकन प्रेस करेंगे ना तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, एक ऑल आता है लिख करके, ऑल ALL, तो उस ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ जल्दी से। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये छोटा सा वीडियो, ये लंबा सा वीडियो था। आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।